Hello student, good evening to all. Now start your chemistry lecture or study. स्टडी हमने आपको क्या टीच किया था? डिस्कवरी ऑफ हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि E by M वैल्यू ऑफ एनोड रे will depend upon nature of gas, but E by M value of cathode ray will not depend upon nature of gas. ओके ना? राइट डाउन करो पहले, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं. E by M value of anode ray will depend upon nature of gas, and E by M value of cathode ray will not depend upon anode ray. Cathode ray will not depend upon nature of gas for cathode ray. सेकेंड स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं. तो पहले स्टेटमेंट क्या हमारा? E by M value will not depend upon nature of gas for cathode ray, but E by M value will depend upon nature of gas. इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस फिलअप करते हैं, और जब गैस फिलअप करते हैं तो ऐसा देखा गया है, कैसा देखा गया है कि यहां पर ये जो अगर अलग अलग गैस भरा गया तो अलग अलग E by M वैल्यू अलग अलग आ रहा था. ऐसा क्यों? तो पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद इसमें देखते हैं. तो लिखो वन बाय वन. अकॉर्डिंग टू above mentioned characteristics, the charge to mass ratio of the particles in the anode ray depend upon the nature of gas in the discharge tube. फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे E by M ratio is maximum. E by M ratio maximum when hydrogen gas in the discharge tube. ठीक है? This so that
positive ions formed, positive ions formed, positive ions formed from hydrogen are lightest, are lightest. These positively, these positively charged particle is called proton. This positively charged particle is called proton. ठीक है. They charge to mass ratio for proton is 9.58 into 10 to power 4 coulomb per gram. The charge on proton has, the charge on the proton has the same magnitude, same magnitude as that of, as that of electron, but opposite sign, opposite sign. Example 1.6022 into 10 to power minus 19 coulomb. From these two value, from these two value मैं इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं. ठीक है. फ्रॉम दिस टू वैल्यू, फ्रॉम दिस टू वैल्यू द मास ऑफ proton can be calculated, can be calculated, the mass can be calculated and it is found to be, it is found to be 1.67 into 10 to power minus 24 gram और 1.673 into 10 to power minus 27 kg. The mass of proton is, the mass of proton is same, the mass of proton is same as the mass of hydrogen atom, hydrogen atom.
and this is about 137 times mass of electron. चलो पहले इतना समझते हैं, फिर आगे हम और लिखवा रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला मेन हम इसी में फोकस करेंगे, बाकी तो हमें समझ में आता है कि E/m वैल्यू ऑफ एनोड रे विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें समझ में आते हैं। द चार्ज टू मास रेशियो E/m वैल्यू of the particles in the anode ray depend upon nature of gas in the discharge tube। जो उस ट्यूब में होता है गैस, उस ट्यूब में जो गैस होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है E/m वैल्यू। यानी यहां तक तो हमने पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ा। आगे देखते हैं। E/m रेशियो इज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन, ये छूट गया है, हाइड्रोजन गैस। E/m रेशियो याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए सबसे ज्यादा होता है? हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। क्यों? मास का जब वैल्यू लेते हैं तो चार्ज से उतना ही रहेगा। मास हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होता है? कम होता है। मास हाइड्रोजन का क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ मास का जो वैल्यू लिखेंगे वो कम होगा, तो ये E/m का वैल्यू क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसका मास कम होता है। तो E/m रेशियो ऑफ इज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तब E/m का वैल्यू क्या आता है? सबसे ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट याद रखने का। आगे, इन द डिस्चार्ज ट्यूब दिस शो पॉजिटिव आयंस। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने लिया था तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया होगा, H से क्या बन गया होगा? H+। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचा और एक प्रोटॉन बचा, यानी ये प्रोटॉन बचा हुआ है। अब ध्यान देना, जब उससे टकराया होगा, लाइट करंट वगैरह दिए होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से निकल गया होगा, बाहर निकल गया होगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, इसी को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। इसी को प्रोटॉन बोला जाता है। H+ इज नोन एज प्रोटॉन। दैट पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन आर लाइटेस्ट। जो ये बनता है ये सबसे हल्का होता है, लाइटेस्ट होता है, इसीलिए इसका मास का वैल्यू बहुत कम होता है। इसलिए E/m का वैल्यू क्या आता है? ज्यादा आता है, लाइटेस्ट होता है। तो हम हाइड्रोजन गैस जब डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं उस केस में E/m का वैल्यू क्या आता है? सबसे ज्यादा होता है। आगे देखना, दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी H+ के बारे में बोल रहा है, इज कॉल्ड प्रोटॉन। उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया है? प्रोटॉन नाम दे दिया गया है। और वही कैथोड रे, यानी जो रे आ रहा था एनोड रे जो आ रहा था, उसी एनोड रे में ये पार्टिकल्स होता है, जिसका हमने नाम दिया प्रोटॉन। यानी इसके अंदर प्रोटॉन है, उस पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया प्रोटॉन। वो चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन नाम दे दिया। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही फिलअप करते होंगे, हमने हाइड्रोजन गैस पे यहाँ बताया है या लिखा है। आगे, द चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन इज। चार्ज टू मास रेशियो का जो वैल्यू आया आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो इतना आया, यानी E/m का वैल्यू प्रोटॉन के लिए E आया। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, डिफरेंस क्या होता है? साइन में। इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है तो प्रोटॉन का प्लस में होता है। अब हमें E/m मालूम है और हमें चार्ज मालूम है। E/m का वैल्यू हमें मालूम है और चार्ज हमें मालूम है, तो क्या मास नहीं निकल जाएगा? तो फ्रॉम दिस टू वैल्यू, कौन कौन से दो वैल्यू? ये वाला और ये वाला। इन दो के हेल्प से द मास ऑफ प्रोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे? E/m। तो हमें क्या लिख देंगे? E/m, यानी चार्ज अपॉन मास का वैल्यू लिख देंगे। चार्ज अपॉन चार्ज का वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू हमने
हमें मालूम है ये वाला है, और ये वैल्यू हमें मालूम है ये वाला है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये m ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, हमारे को मास मिल जाएगा। यानी इस इतना अपॉन इतना अगर लिख देंगे, ठीक है, चार्ज अपॉन ई बाई एम का वैल्यू लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास। यानी यही बोल रहा है, फ्रॉम दिस टू वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड, और मास यहां से निकाला जा सकता है, एंड इट इज फाउंड टू बी 1.6 इंटू 67 है इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, और ये केजी में है, ठीक है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो प्रोटॉन का मास मिला वो प्रोटॉन का मास किसके बराबर मिला, हाइड्रोजन एटम का मास के बराबर मिला। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर वो मासलेस है, मतलब मासलेस नहीं, उसमें मास है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन मिला वो मास ऑफ H+ के बराबर मिला, यानी इसका मास और इसका मास लगभग बराबर है, लगभग गया। इलेक्ट्रॉन्स का मास हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ले ही नहीं रहे, कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन। जितना मास प्रोटॉन का था, ये प्रोटॉन है हमारा, जितना मास इसका है उतना ही मास इसका है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मास हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर न्यूट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन तो जीरो है, इसके अंदर जीरो न्यूट्रॉन है, अभी हमें मालूम है जीरो न्यूट्रॉन है। तब के टाइम में कहाँ मालूम था कि न्यूट्रॉन था या नहीं है, न्यूट्रॉन नाम का कोई चीज भी है। तब तो लोग केवल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते थे, और प्रोटॉन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मास और इसका मास क्या निकल गया, सेम आया ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड दिस एबव 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन का मास है वो 1837 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए इसके मास को हम काउंट करते समय क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आगे ध्यान देना, इवन इफ देयर इज ओनली वन रेसिडुअल gas in a discharge tube. Even if there is only one residual gas in the discharge tube, the different anode ray particles may have different specific charge E by M, ठीक है। This is because different atom of the gas may lose different नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लाइन पे ध्यान देना है, यही मेन ट्विस्टेड पॉइंट है। ये जो लास्ट लाइन अभी लिखा वही ट्विस्टेड पॉइंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। हाउएवर most of the gas atom
most of the gas atom most of the gas atom lose only one electron. In case of E by M of different anode ray particles will be integral multiple of the lowest possible value. देखते हैं, ध्यान से सुनना. इवन इफ, यहां से ध्यान से सुनना, इवन इफ देयर इज, अभी लिखो मत, इवन इफ देयर इज ओनली वन रेसिडुअल गैस, यानी उस ट्यूब में केवल एक ही गैस फिलअप किया जाता है, एक बार में एक ही गैस को फिलअप किया जाता है. इवन देयर इज ओनली वन रेसिडुअल गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक बार में एक ही गैस फिलअप किया जाता है. आगे ध्यान देना. द डिफरेंट एनोड रे पार्टिकल्स में हैव डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू. जितने भी एनोड रे होते हैं वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू होता है. ई बाई एम का वैल्यू अलग अलग होता है. दिस इज बिकॉज, अब रीजन बता रहा है यहाँ पे क्यों होता है. दिस इज बिकॉज, यहां से ध्यान से सुनना, डिफरेंट एटम ऑफ द गैस मे हैव लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यही इंपॉर्टेंट है. अगर हम अलग अलग एटम लेते हैं, ठीक है, अलग अलग एटम लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो एक लूज करेगा, हो सकता है हम कोई दूसरा गैस ले तो दो लूज करेगा, हो सकता है कोई दूसरा और हम गैस ले तो तीन लूज करेगा. तो डिफरेंट एटम ऑफ द गैस, ध्यान से सुनना, डिफरेंट एटम ऑफ द गैस, यानी गैस का एटम अगर डिफरेंट है उस ट्यूब में, हमने एक बार हाइड्रोजन लेके सर्च किया, अब हम उसके अंदर दूसरा गैस फिलअप कर दिए, तो डिफरेंट एटम ऑफ द गैस में लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कोई एक एटम उसके अंदर अगर गया तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बराबर है क्या. मान लो क्लोरीन गया तो क्लोरीन ने मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, मे भी मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया. तो डिफरेंट एटम डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. हाउएवर, फिर से देखना, मोस्ट ऑफ द गैस एटम लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन. मोस्ट ऑफ द एटम जो हम उसमें गैस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द गैस एटम जो हम उसमें यूज करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं मोस्टली, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते. इन द केस ऑफ ई बाई एम डिफरेंट वन इलेक्ट्रॉन. इन केस ऑफ, यहां से फिर से स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉन lose one electron. In case of E by M of different anode ray particles will be integral multiple of the lowest possible value. अब कहीं एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, कहीं दो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इसके वजह से जो चार्ज अपॉन मास का जो वैल्यू होगा, अब अगर ये दो लूज होगा तो यहां दो का चार्ज लेना पड़ेगा, एक लूज होगा तो एक का चार्ज लेना पड़ेगा, तीन लूज होगा तो तीन का चार्ज लेना पड़ेगा. ठीक है, तो जितना वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स उतने का चार्ज हमें यहां पे लेना पड़ेगा. तो चार्ज बाय मास रेशियो इसके वजह से क्या होता है, चेंज होता है. तो इंपॉर्टेंट रीजन क्या है,
डिफरेंट एटम ऑफ गैस में लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट एटम डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, लेकिन एक लाइन और लिख के दिया है, हाउएवर मोस्ट ऑफ द गैस एटम लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी मोस्टली जो गैस होता है एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो डिफरेंट अगर गैस इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो वहां पर डिफरेंट चार्ज आएगा। एक के लिए चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दो के लिए चार्ज 2 इंटू इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, 3 लूज करेगा तो 3 का चार्ज आएगा। तो वही बोला है इन केस ऑफ E/m ऑफ डिफरेंट एनोड पार्टिकल्स विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। 2 लूज करेगा तो उतने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 लूज करेगा तो 3 टाइम्स। इसीलिए E/m का वैल्यू जो है उसके गैस पे डिपेंड करता है। तो यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर बाय द वे हमने उस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले लिया, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इसको आयंस बनाएंगे। अब बाय द वे इसमें हमने हीलियम ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इसको हीलियम बनाएंगे, हीलियम +2 बनाएंगे। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और यहां पे कितना लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लूज हो रहे हैं, इसी वजह से इसका E/m का वैल्यू और इसका E/m का वैल्यू सेम नहीं होता है। इसका E/m वैल्यू दोनों डिफरेंट आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लूज कर रहे हैं, अलग अलग गैस अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है, इसीलिए E/m का वैल्यू जो है वो डिफरेंट आता है। और सेकेंड चीज, ये जो E/m का वैल्यू है और ये E/m का जो वैल्यू है वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, यानी 2 टाइम्स आएगा या 3 टाइम्स आएगा या 4 टाइम्स आएगा या 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, कभी फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं आएगा कि 2.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ऐसे नहीं आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। ओके ना।